गुड मॉर्निंग। क्लास 8 का लेसन 8 समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। भाषा को सटीक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसका संक्षिप्त होना आवश्यक है। जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार समास करके भी यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्द आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, और संक्षिप्त करने किसी भी मतलब लंबे चौड़े सेंटेंस को संक्षिप्त करके उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकालना। तो अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जब नए शब्द बनते हैं तो शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समास से बने जो शब्द होते हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद को अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। सपोज ये जो दिया गया है शक्ति के अनुसार, उसका जो आंसर आया यथाशक्ति, इसको हम लोग बोलते हैं समस्त पद। अगर सपोज क्वेश्चन दिया गया यथाशक्ति और इसको चेंज करना रहेगा शक्ति के अनुसार, तो इसको बोलेंगे समास विग्रह। शॉर्ट से लॉन्ग में लाने को हम लोग बोलते हैं समास विग्रह, और लॉन्ग से जो शॉर्ट में लाया गया होगा उसको हम लोग बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद या सामसिक पद बनाते समय शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्ह या योजक आदि अवयवों लोप हो जाता है। जैसे अकाल से पीड़ित, से है तो इसको हट जाएगा और क्या हो जाएगा, अकाल पीड़ित हो जाएगा। समास में पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद या तो मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे अकाल पीड़ित, या इसके बीच में योजक चिन्ह लिखा जाता है, जैसे माता पिता। समस्त पद या तो ऐसा रहेगा, सिंपल में रहेगा आमरण अजन्मा, और या तो फिर रहेगा एक हाइपन या रहेगा, जैसे कि माता पिता, एक छोटा सा डैश रहेगा, माता पिता धर्म अधर्म, ऐसे करके एक छोटा सा हाइपन दिया रहेगा। अब संधि और समास में अंतर। संधि में परस्पर पास वाले दो वर्णों ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में दो या उससे अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्द पास आकर नई शब्द रचना करते हैं। संधि में क्या होता है, उसका दो वर्ण जुड़ते हैं, मतलब एक शब्द और दूसरा शब्द, पहले वाले शब्द का जो होता है लेफ्ट वाला और दूसरे वाले शब्द का जो होता है स्टार्टिंग का राइट वाला, दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाता है, उसको चेंजेस आता है, उसको बोलते हैं संधि। लेकिन समास में ऐसा कुछ नहीं होता। समास में क्या होता है, दो शब्द मिलकर एक शॉर्ट फॉर्म उसका निकालते हैं हम लोग, उसको नई शब्द की रचना करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समास। समास में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद प्रधान होता है। संधि में ऐसा कुछ नहीं होता। संधि से बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास से बने शब्द को अलग करने को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। संधि का संधि विच्छेद और समास का समास विग्रह। अब आते हैं समास के भेद के बारे में। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो 1 बाय 1 एक एक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है। दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बनता है वो अव्यय होता है। अव्यय जिसे कि अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिया गया है। ये है अव्ययी भाव समास, जिसमें कि पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, दिन दिन, प्रतिदिन, मरने तक, आमरण, जाने बिना, अनजाने, आराम के बिना, बेआराम, मति के अनुसार, यथामति, एक एक, प्रत्येक, समुद्र तक, आसमुद्र, बिना डर का, निडर, फायदे के बिना, बेफायदा, हर वर्ष, प्रतिवर्ष, नकाब के बिना, बेनकाब, कुशलता के साथ, सकुशल, विधि के अनुसार, यथाविधि, तमीज के बिना, बदतमीज। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। रातों ही रात में, रातों रात, बात ही बात में, बातों बात, बिल्कुल बीच में, बीचों बीच, हर एक घड़ी, घड़ी घड़ी। तो ये था पहला अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट हम लोग का आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। पहला अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के समस्त पद के बीच में कर्म कारक से अधिकरण कारक तक किसी कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद होते हैं। तो फिर उपभेद आता है, तत्पुरुष समास का उपभेद आता है, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और मध्यलोपी तत्पुरुष। ये किसके कारण आता है ना, उसमें जो विसर्ग चिन्ह होते हैं, जो कर्ता ने कर्म को करण से वो जो विसर्ग चिन्ह होते हैं उसके अनुसार ये
होता है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष में आते हैं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, वन गमन, वन को गमन। तो ये है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है, को हट जाएगा तो हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त, यश को प्राप्त, को हट जाएगा तो यश प्राप्त। करण में क्या होता है, इसमें करण कारक के परसर्ग से के द्वारा का लोप होता है। जैसे अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, मुंह से मांगा, मुंह मांगा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, भय से आकुल, भयाकुल। नेक्स्ट आता है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक के परसर्ग के लिए का लोप होता है। जैसे राह के लिए खर्च, राह खर्च, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, गौशाला, गौ के लिए शाला। नेक्स्ट आता है अपादान। अपादान, इसमें अपादान कार्य की विभक्ति चिन्ह से अलग होने का अर्थ होता है। जैसे परभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, गुणहीन, गुण से हीन, देश निकाला, देश से निकाला, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। नेक्स्ट आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में विभक्ति चिन्हों का, के, की का लोप होता है। जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र, देशवासी, देश के वासी, भूदान, भू का दान, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। नेक्स्ट आता है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में या पर का लोप होता है। जैसे आप बीती, अपने आप पर बीती, नगरवास, नगर में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कार्यकुशल, कार्य में कुशल। मध्यलोपी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक व्यक्ति चिन्हों के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी लुप्त हो जाते हैं, उसे मध्यलोपी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, वायुसेना, वायु में लड़ने वाली सेना, बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। यह मध्यलोपी तत्पुरुष, जिसमें कि जितने परसर्ग के अतिरिक्त और भी कुछ शब्द होते हैं जिनका कि लोप हो जाता है। तो ये 2 नंबर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, यहाँ पे कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे हमेशा विशेषण और विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य आपको पहले ही पढ़ाया गया। विशेषण का मतलब होता है एडजेक्टिव। सपोज एक एग्जाम्पल में देके समझाना चाहती हूँ। जैसे काला कपड़ा, यहाँ पे विशेषण क्या है, काला, कपड़ा क्या है, विशेष्य। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य इस तरह का जहाँ पे भी एग्जाम्पल आएगा, या उपमेय या उपमान। उपमेय उपमान आप अलंकार नहीं पढ़े हैं तो आपको उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बस विशेषण और विशेष्य का एग्जाम्पल देख ही बताना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है विशेषण विशेष्य संबंध के उदाहरण। महाराजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा, विशेषण क्या है, महान है जो, और विशेष्य कौन है, राजा। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो, विशेषण, विशेष्य क्या है, सर्प। नील गगन, नीला है जो, विशेषण, गगन क्या है, विशेष्य। नराधम, अधम है जो, नर क्या है, विशेष्य। वैसे उपमेय और उपमान का कुछ एग्जाम्पल दिया गया। क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि रूपी का मतलब होता है ये उपमान है, और उपमेय किसके जैसा, ना क्रोध। विद्या रूपी धन, धन कैसा, ना विद्या रूपी, उपमान और उपमेय यहाँ पे है। विद्या रूपी धन। चरण कमल, कमल जैसे चरण। लता रूपी देह, देह लता, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। इसके जैसा ये, इसके जैसा, इस टाइप में जहाँ पे भी एग्जाम्पल आएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ये सबसे इजी है, हमेशा नंबर आएगा स्टार्टिंग में। जैसे दो राह, दो राहों का समारोह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। शताब्दी, दशाब्दी, 10 अब्दों, 10 वर्षों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। यहाँ पे हमेशा नंबर आएगा, स्टार्टिंग में एक नंबर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। चौमासा, 4 मासों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। ये भी बहुत इजी है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं जो योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। एक योजक के द्वारा वहाँ पे जोड़ा होता है, जैसे दाल भात, दाल और भात। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राजा रानी, राजा और रानी। पाप और पुण्य, ये योजक के द्वारा जुड़े गए हैं, जिसमें कि उसको जो हम लोग समस्त पद में करेंगे तो और लगाएंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुव्रीहि समास। इस समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल सेम आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको पता चलेगा कौन सा बहुव्रीहि समास है और कौन सा कर्मधारय समास है। तो पहले बहुव्रीहि समास हम पढ़ लेते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं।
बहुव्रीहि समास से बने शब्द गुणवाचक विशेषण की तरह काम करते हैं। इसमें बताई विशेषता के आधार पर पता चल जाता है कि दोनों पद किसी अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसमें ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर एक न्यू आंसर को जन्म देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि बहुव्रीहि समास में एक न्यू आंसर निकल कर आता है, उसको हम लोग बोलेंगे बहुव्रीहि समास। इसमें ना ही पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर एक न्यू आंसर निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, एक न्यू आंसर निकला शिव, तो ये है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमेशा एक न्यू आंसर निकलता है। जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु, विष्णु एक न्यू आंसर निकला। रावण एक न्यू आंसर, सब में एक न्यू आंसर निकलेगा। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। आप देख सकते हैं सब में एक न्यू आंसर निकल रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में आप अंतर समझ पाएंगे। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान अथवा उपमेय का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द को जन्म देता है। जैसे दिया गया है एक एग्जाम्पल यहाँ पे, चरण कमल, कमल जैसे कोमल चरण, यह है कर्मधारय समास। और कमल जैसे चरण हैं जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। पहला वाला एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें एक न्यू आंसर नहीं निकल रहा है, बस इसमें कमल जैसे कोमल चरण, उपमान और उपमेय का संबंध यहाँ पे दिखाया जाता है। कमल जैसे कोमल चरण, एक न्यू आंसर नहीं निकल रहा है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। और दूसरा में कमल जैसे चरण है जिसके अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ एक न्यू आंसर निकल रहा है, इसलिए ये है बहुव्रीहि समास। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, महात्मा, महान है जो आत्मा, यह है कर्मधारय समास। महान है आत्मा जिसकी अर्थात गांधी जी, तो यहाँ पे ये बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की न्यू आंसर निकल रहा है। नेक्स्ट है पीताम्बर, पीला है जो अंबर यानी वस्त्र, तो यहाँ पे कर्मधारय समास। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो वो है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीले कंठ वाला, या फिर नीला है कंठ जिसका, केवल उतना तक अगर हम छोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि वहाँ पे एक न्यू आंसर नहीं निकल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। थैंक यू।